हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है इसमें गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल का आर्ट एंड कल्चर और गुप्तोत्तर काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और गुप्तोत्तर काल का जो वास्तुकला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। चलिए देखते हैं। तो इसका जो टेन्योर है 550 ईस्वी से 750 ईस्वी। ठीक है, गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय पहचान के उदय का काल है। अब ये इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड पे गुप्तोत्तर काल में विकेंद्रीकरण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कैसे? क्योंकि जब गुप्तोत्तर काल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का काल है और इस दौरान भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, कई छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। और इस दौरान सामंतवाद का उदय होता है बहुत ज़्यादा। किसका? सामंतवाद का। समझने का प्रयास करना। सामंतवाद का उदय बहुत ज़्यादा होता है और कई नई क्षेत्रीय राजवंशों का भी उदय होता है। क्षेत्रीय स्तर पर राजवंशों का उदय होगा, सामंतवाद का उदय होगा। तो कहीं ना कहीं जो राजा, जो केंद्र में शासन कर रहा है, राजा है, तो राजा की पावर्स में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इस काल में भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी और क्षेत्रीय शक्तियों का वर्चस्व था सामंतवाद के रूप में। ठीक है, विभिन्न प्रांतों का क्षेत्रीय स्तर पर उदय हो चुका था। सामंतवाद कुल मिलाकर यहाँ चरम पर था। ठीक है, राजा को अगर युद्ध भी लड़ना है तो राजा सामंतों से सहायता लेता था सेना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राजा की जो पावर्स थी उनमें कमी आई, सामंतवाद ज़्यादा मजबूत रहा इस गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं किस प्रकार से राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। देखो, गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक एकता खत्म हो चुकी थी, सामंतवाद का उदय हुआ था, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, स्थानीय शासन ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। लेकिन सम्राट अभी भी सर्वोच्च था। सम्राट जो था वो अभी भी सर्वोच्च था। लेकिन उसकी शक्ति पहले जितनी नहीं रही थी, जितनी पहले आप देखोगे गुप्त गुप्त काल में जितनी पावर थी उतनी नहीं रही थी। हर्षवर्धन जैसे कुछ राजाओं ने कुछ समय के लिए उत्तर भारत को फिर से संगठित करने का प्रयास किया था। उनके बाद फिर से छोटे छोटे प्रांत बंटना स्टार्ट हो गए, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होना स्टार्ट हो गई, सामंतों को भूमि अनुदान देने का चलन बढ़ गया, सामंतों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। कौन देगा? वही राजा देता था सामंतों को भूमि अनुदान में, क्योंकि राजा इनकी हेल्प ले रहा है सामंतों की, तो अब ऐसी बात है राजा कुछ ना कुछ तो देगा। तो क्या देता था? भूमि देता था अनुदान में। ठीक है, और इसी भूमि से इनको रेवेन्यू कलेक्शन होता था, इनको राजस्व मिलता था सामंतों को। ठीक है, तो यहाँ पर सामंतवाद का प्रभाव गुप्तोत्तर काल में, सामंतवाद पूरी तरीके से स्थापित हो गया था। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखने का प्रयास करना। राजा की शक्ति उसके सामंतों की सेना पर निर्भर थी।
ठीक है, यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। सत्ता का केंद्र, अब पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज, उत्तर प्रदेश, तो कन्नौज में यहाँ पर सत्ता का जो केंद्र बन चुका था वो बन गया था कौन, क्या बन गया था, कन्नौज। कन्नौज राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। इसे महोदय नगर भी कहा जाता था, महोदय नगर कहा जाता था इसको। ठीक है, हर्ष का प्रशासन, हर्षवर्धन ने एक केंद्रीकृत प्रशासन की कोशिश की थी, लेकिन उसे स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को वेतन के बदले क्या देना पड़ता था, भूमि दान देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। गुप्तोत्तर काल की जो जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना यहाँ से कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज किस दिशा में चल रहा था। समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और भी सख्त हो चुकी थी। जो वर्ण व्यवस्था थी और जो जाति व्यवस्था थी और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, सशक्त हो चुकी थी, बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। विदेशी आक्रमणों और सामंतवाद के बढ़ने से सामाजिक वर्गीकरण में बदलाव आया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। देखो, जाति व्यवस्था, जातियों की संख्या बढ़ी है, उपजातियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और जो बड़े व्यवस्था थी वो कठोर हो गई। कायस्थ वर्ग एक प्रभावशाली उपजाति के रूप में उभरा है। स्त्रियों की कंडीशन देखो, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी जो कुरीतियां थी वो प्रारंभ हो जाती हैं। विधवा विवाह पर जो है रोक लगा दी जाती है। स्त्रियों की स्वतंत्रता गुप्त काल की तुलना में और ज्यादा सीमित हो जाती है। ठीक है, तो बाल विवाह का प्रचलन हो जाता है, असती प्रथा का प्रचलन हो जाता है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, हेनसान के अनुसार जो है अछूतों और चंडालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था और समाज से अलग माना जाता था। ये हेनसांग ने कहा है, चीनी यात्री जो हेनसांग था उनके अनुसार ये बात है। अब बात करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था कैसी थी गुप्तोत्तर काल की। व्यापार में गिरावट आई है, विदेशी व्यापार में, विशेषकर रोम के साथ कम होने से नगरों का पतन हुआ। अर्थव्यवस्था फिर से पूरी तरीके से कृषि प्रधान हो गई। तो गुप्तोत्तर काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी। कैसी थी, कृषि प्रधान। लोग खेती बाड़ी किया करते थे। तो कुल मिलाकर आर्थिक व्यवस्था में कई बदलाव आए। विदेशी व्यापार में कमी आई, अर्थव्यवस्था ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गई। सामंतवाद का उदय हुआ, जिससे राजा जमीन को अनुदान करते थे, अनुदान में देते थे। ठीक है, इससे जमींदारी वर्ग का उदय हुआ इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, इससे जमींदारी वर्ग का उदय हुआ। किसान धीरे धीरे उनके अधीन काम करने लगे, जमींदारों के अधीन। धातु के सिक्के की भी कमी होगी। यहाँ देखो, मुद्रा की कमी। तो इस काल में सोने के सिक्के का भारी अभाव दिखा। इससे पता चलता है कि व्यापारिक लेन देन अब वस्तु विनिमय या भूमि दान के माध्यम से होने लगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की कमी देखने को मिली। ठीक है, तो इसीलिए जब कमी देखने को मिलेगी तो व्यापार कैसे होगा, वस्तु विनिमय के माध्यम से होगा। ठीक है, भूमि दान के माध्यम से यहाँ पर व्यापार होने लगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से चलती थी, आर्थिक गतिविधियां, तो ये सारी बातें समझने का प्रयास करना। साहित्य और नाटक में देखो क्या बात इंपॉर्टेंट बातें हैं। साहित्य और नाटक में यह काल संस्कृत साहित्य का चरम उत्कर्ष था।
संस्कृत साहित्य जो है चरम पर था यहाँ पे इस काल में, गुप्तोत्तर काल में। कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखो, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, बाण भट्ट की आप याद रख सकते हो, बाण भट्ट की हर्षचरित, कादम्बरी, हर्षचरित, कादम्बरी, ये बाण भट्ट की हैं। इस टाइम पीरियड पे रचनाएं जो हुई हैं। ठीक है, शूद्रक की वृक्षकटिकम, गरीब ब्राह्मण और गणिका की प्रेम की कथा है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे आप देखोगे साहित्य काफी चरम पर था। साहित्य यहाँ पर देखने को काफी ज्यादा मिल रहा है। साहित्य में कई सारी रचनाएं देखने को मिली हैं इस टाइम पीरियड पे, और कई विद्वान देखो काफी महत्वपूर्ण विद्वान देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। बाण भट्ट है, कालिदास है, विशाख दत्त है ना, शूद्रक है। धार्मिक साहित्य, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से इसी काल में संकलन हुआ। पुराणों को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, तो इन बातों को आपको, ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, जिससे आप आंसर में लिख सकते हो आराम से। आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का जन्म हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से प्रश्न बन चुका है मेंस में। ठीक है, गुप्त काल का जो वास्तुकला है इसके बारे में पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हो कि गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का जन्म हुआ है। मंदिर निर्माण, पहले के जो मंदिर थे गुप्त काल के, वो पहले मंदिर बना करते थे सपाट जो छत होती थी, प्लेन जो छत होती थी, तो सपाट छत वाले मंदिर बना करते थे। लेकिन फिर आगे चलकर देखने को मिला है कि इन मंदिरों में शिखर वाले मंदिर भी आए, तो शिखर वाले मंदिर भी बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में, यह पंचायतन शैली और शिखर का सबसे पहला उदाहरण है। ठीक है, अब पंचायतन शैली क्या होती है, बीच में एक मंदिर होगा, मेन मंदिर, उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बने होंगे कोनों पर। ठीक है, भीतरी गांव का मंदिर कहाँ पर है, कानपुर यूपी में। ये पूरी तरीके से ईंटों से बना मंदिर है ये, भीतर गांव का मंदिर। गुफा वास्तुकला की बात करें तो अजंता, बौद्ध और एलोरा की कुछ गुफाएं इसी काल की हैं। उदयगिरी की गुफा, ब्राह्मण धर्म। ठीक है, तो उदयगिरी की जो गुफाएं ये भी प्रसिद्ध हैं काफी। ठीक है, ये देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये भीतरी गांव का मंदिर है। साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं। यह काल बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध था, विशेषकर कन्नौज और नालंदा में। ठीक है, बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि, जिन्होंने हर्ष चरित और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास लिखा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अभी आप लोगों ने की है। और हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था, उन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। कौन से, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये याद कर लो। ठीक है, जब आप इनको याद करोगे तो इजीली वे में इनको आप टैकल कर ले जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के केंद्र। तो देखो शिक्षा के केंद्र कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे एजुकेशन के लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। यहां तक कि नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से पढ़ने भी आया करते थे छात्र। हैन सांग जो चीनी यात्री था, इसने यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। कन्नौज भी विद्वानों का केंद्र रहा है।
ठीक है, ये तो लिटरेचर एजुकेशन की बात हुई कि एजुकेशन कहाँ, एजुकेशन के कुछ कौन कौन से केंद्र बिंदु हैं जहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पर कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं, जिन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। तो ये रचनाएं याद रखना आपके लिए आवश्यक है, ये ज़रूरी है, ये अपने आंसर में लिख सकते हो आप। ठीक है, शिक्षा के केंद्र कौन कौन से रहे इस टाइम पीरियड पे, ये आप याद रख सकते हो। मंदिर और वास्तुकला और मंदिर निर्माण की बात करते हैं। तो देखो, गुप्तोत्तर काल में मंदिर निर्माण की शैलियाँ अधिक विकसित और क्षेत्रीय होने लगी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित हुई तो क्षेत्रीय होने लगी, मतलब जो जो राजा जहाँ का था, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्रीय विशेषताएं भी तो मंदिर में देखने को मिलेंगी। मंदिर इस काल में पंचायतन शैली और उत्तर भारत में नागर शैली के प्रारंभिक रूप दिखने लगे इस काल में मंदिर में। कन्नौज की कला, हर्ष के समय में कन्नौज में कई भव्य बौद्ध स्तूप और विहार बनाए गए थे, हालांकि बाद में आक्रमणों में वे नष्ट हो गए थे। ठीक है, उड़ीसा के मंदिर की बात करें तो इसी काल के आसपास भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर जैसे प्रारंभिक नागर शैली के मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। मूर्ति कला की बात करते हैं। अलंकरण, गुप्त काल की सादगी की तुलना में गुप्तोत्तर मूर्तियों में भारी सजावट देखने को मिल रही है। तो आप ये पॉइंट याद कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि भाई गुप्त काल की तुलना की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में मूर्तियों में काफी सजावट देखने को मिली है, आभूषणों पर जोर दिया गया है बहुत ज्यादा। धातु की मूर्तियां, नालंदा और सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्तियां इस काल के धातु विज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिली। प्रभाव की बात करें तो मूर्तियों में क्षेत्रीय प्रभाव दिखने लगा था। ठीक है, जिस क्षेत्र में मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। जैसे बंगाल की पाल शैली, मध्य भारत की प्रतिहार शैली के बीज इसी समय पड़े। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों ने की है इसकी, मूर्ति कला की। ठीक है, अब बात करते हैं मंदिर वास्तुकला की। मंदिर वास्तुकला में गुप्तकालीन वास्तुकला, देखो खास बातें क्या है। कला और स्थापत्य कला की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल बोलते हैं। कुछ विशेषताएं, इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको याद रखना है कि गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण कैसे होता था, ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। ऊपर जाने के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, मंदिर के द्वार एवं स्तंभ सुसज्जित और अलंकृत होते थे, उनको सजावट की जाती थी। ठीक है, अलंकृत होते थे जो द्वार है। और आंतरिक भाग कैसा होता था, आंतरिक भाग सिंपल होता था, साधारण होता था। ठीक है, द्वारपाल के स्थान पर गंगा यमुना की प्रतिमाएं बनी होती थी। स्वागत के लिए तरीके से कह सकते हो, गंगा यमुना की क्या प्रतिमाएं बनी होती थी, तथा चौखट पर कमल और शंख की आकृतियां बनाई जाती थी। मंदिर का जो भीतरी भाग एक चौकोर कक्ष की तरह होता था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, जिसमें मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। ये जो भीतरी भाग होता था, ठीक है, उसमें देवता की, जो मुख्य देवता होते थे, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की जो छतें होती थी वो कैसी होती थी, सपाट होती थी। ये बात कर चुके हैं हम लोग अभी कि गुप्तकालीन जो आरंभिक मंदिर थे वो छतें सपाट होती थी, लेकिन धीरे धीरे शिखर बनना स्टार्ट हो गए थे, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। अब गुप्तकालीन कुछ मंदिरों के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इनको याद रख लेना। दशावतार मंदिर है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का, शिव मंदिर है तुमरा नागौद एमपी का, तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर एमपी का। ठीक है, अब मंदिर वास्तुकला में ये बात कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से समझना कि गुप्त काल में विभिन्न गुप्तकालीन राजवंशों का मंदिरों का निर्माण कराया। विभिन्न जो राजवंश आए उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया गुप्त टाइम पीरियड पर। ठीक है, विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण कराया।
अब ऑब्वियस सी बात है कि अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण कराओगे तो क्षेत्रीय विशेषता तो दिखेगी। तो मंदिरों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी समाहित हुई हैं। ठीक है, तो मंदिर वास्तुकला को यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा है। पहले है नागर शैली जो कि आपका उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, दूसरी है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, एक है बेसर शैली। बेसर शैली जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर देखने को मिलता है बेसर शैली के मंदिरों में। ठीक है, तो जहां पर नागर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषता, दोनों विशेषता देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि कौन सी शैली है, बेसर शैली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मंदिर निर्माण की शैलियों की। तो नागर शैली की, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की वास्तुकला शैली को उत्तर भारत में नागर शैली कहते हैं। अब नागर शैली में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। नागर शैली के कौन कौन से एग्जाम्पल है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। ठीक है, अब देखो नागर शैली की विशेषताएं क्या है। आयताकार रूप से निर्मित होते थे ये मंदिर। कैसे होते थे? आयताकार रूप से निर्मित होते थे। मंदिर एक चबूतरे पर, एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? जगती। जगती कहा जाता था। जहां जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। सीढ़ियां चारों तरफ से हो सकती थी, कहीं दो तरफ से भी हो सकती थी, सीढ़ियां चारों तरफ से मंदिर के हो सकती थी। मंदिर का जो आंतरिक भाग गर्भगृह कहलाता था, जो आंतरिक भाग होता था। अब इसी आंतरिक भाग में मुख्य देवताओं की मूर्ति होती थी, जिसके ऊपर शिखर, और शिखर के ऊपर भी क्या होता था? आमलक होता था। शिखर के ऊपर क्या होता था? आमलक। यहां देखो, यहां देखने को मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये है जगती। ठीक है, ये कलश है, ये शिखर है। आमलक यहाँ इंडिकेट नहीं किया, यहाँ मिल जाएगा आई थिंक। यही है आमलक, ये कलश है, और ये जो दिख रहा है ये पॉइंट, ये आमलक है। ठीक है, तो शिखर का जो ऊपरी भाग है उसको आमलक बोलते हैं। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, सभा भवन होता है जहाँ पे लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है, ये बता चुके हैं पंचायतन शैली के बारे में। मंदिर के द्वार पर देवियों अर्थात गंगा यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है नागर शैली में। देखो, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली जो है, इसका विकास कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक हुआ है। और विशेषताएं, खास बातें क्या है द्रविड़ शैली की? तो मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे। 4 दीवारी से घिरे होते थे ये मंदिर। इस शैली में ऊंचा प्रवेश द्वार होता था। तो ये ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, इसी को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। तो यहाँ देखो, गोपुरम की बात करते हैं तो यहाँ देख लो, इसका एग्जाम्पल आपको ये देखो। तो देखो मंदिर यहाँ पर है, ये मंदिर है, ये मंडप है, और ये देखो गोपुरम है। ये बड़ा गेट सा बना होता था। यहाँ एंट्री करोगे, जैसे आप इस जगह से एंट्री करोगे तो एंट्री करते समय ही आपको गोपुरम से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आप मंडप में आओगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये शिखर है, ये विमान बोलते हैं इसको, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, सभा हॉल गर्भगृह से एक गलियारे द्वारा जुड़ा होता था, इसे अंतराल बोलते थे। मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय, देखो आप देखोगे जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं वहां पर आपको जलाशय भी देखने को मिल रहा है, वो भी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आपको जलाशय देखने को मिलेगा। ये उत्तर भारत में आपको नागर शैली में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन भी आए कि भाई नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर बताइए, तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि आप लोगों को बताना है कि नागर शैली एवं द्रविड़ शैली में अंतर बताना है आपको। ठीक है,
द्रविड़ शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन लिखना अभी और ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। अगला देखो बेसर शैली के बारे में। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं, कर्नाटक शैली भी कहते हैं कि यहीं पर ये विकसित हुई है। चालुक्यों ने विकसित की है तो चालुक्य शैली बोल रहे हैं। ये एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं समाहित हैं। दोनों शैलियों की विशेषताएं आपको बेसर शैली में देखने को मिलेंगी। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। इस शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक कैसा है? गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। और खास बात क्या है कि बेसर शैली में आपको काफी जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में आप वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है, गोपुरम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें गुप्तकालीन वास्तुकला की थी, तो ये आपको याद रखनी है और जो क्वेश्चन दिया है वो आपको टैकल करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।